Wuhan, China, the source of the virus, that as far as we know. Whistleblower doctor who told the world about the coronavirus in Wuhan has died. Italy faces growing isolation. It's largely a financial squeeze. Even more severe restrictions on lockdown. If you look at today, which is an anti-lockdown protest, so what, is this all a big conspiracy theory? It's your conspiracy theory. People in Iran are panicking. He's got the virus. India has confirmed that infections in the country has exceeded 2 million cases in the world. There is underreporting as far as COVID-19 deaths are concerned. There is no oxygen around. We need thousands more ventilators here in New York City. Patients are losing their lives. We don't have what we need. But the window of opportunity is narrowing. से आपको आगाह करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। मुल्क में जिंदगी का मतलब बदल गया। एक नया वायरस था, इसके तमाम एस्पेक्ट्स जो थे वो नए थे। किस तरह फैलता है, क्या पॉलिसीज बनानी है। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी थे जो मुख्तलिफ ममालिक में स्ट्रैंडेड थे। हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल। वक्त ने कयामत की याद दिला दी। हमारी एक स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी थी जो IMF के प्रोग्राम में है, खास तौर पे जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी। वबा फैलती ही चली जा रही थी। ICUs का ताल्लुक हो या वेंटिलेटर्स का ताल्लुक हो, ऑलरेडी दे वर फिल्ड टू देयर कैपेसिटी। के बच्चे जो हैं जो रेगुलर तालीम हासिल कर रहे थे उनकी तालीम जो है वो ख़त्म हो गई। बेसरो सामानी का आलम था। ना उनके पास दिहाड़ियाँ थी, ना उनके पास कोई कमाई का जरिया था। बहुत ही टेंस वक्त था हमारे मुल्क के लिए। मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, इनके पास क्या वसाइल होंगे कि 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूँ, मेरे इन लोगों का क्या बनेगा। हिकमत और अकल का इस्तेमाल करें। सारी दुनिया कह रही थी कि लॉकडाउन कर दो, सब बंद कर दो, यही एक इसका हल है। तो शायद उस वक्त दुनिया में कोई और आवाज़ नहीं थी। वज़ीर आज़म ने उस वक्त ये कहा कि मैंने सिर्फ लोगों की जान और सेहत की हिफाजत नहीं करनी, वो बिल्कुल करनी है, वो ज़ाहिर है, वो एक अवलीन तरजीह है, लेकिन वो इस तरीके से करनी है कि लोगों के रोज़गार का नुकसान जो है वो भी कम से कम हो। सारा मुल्क लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ गरीब मजदूर हैं, वो बेरोज़गार होंगे तो हम 2 चीज़ों का मुकाबला कर रहे होंगे, बीमारी का भी और मुफलिसी का भी। लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त वबा यहाँ पर पहुँची और पहली पाकिस्तान के अंदर हलाकत भी हुई इस वबा से, तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, इससे इतने मुख्तलिफ शोबे असरअंदाज होंगे और पूरी मुल्क के ऊपर इसका असर आना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो एक मिनिस्ट्री इस काम को कर सके। इसीलिए एक NCC क़याम में आई जो वज़ीर आज़म ख़ुद उसको चेयर करते थे। उसके साथ साथ एक न्यूक्लियस की ज़रूरत थी जो इस पूरे एफर्ट को, इस पूरी जो मुकाबला करना था उसको मैनेज करे। वफाकी वज़ीर उसका हिस्सा थे, पॉलिसी लेवल डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए, और सूबों के साथ मिल के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। 27 मार्च सन 2020 को ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान NCOC को एस्टेब्लिश किया गया विद द सीनियर फेडरल मिनिस्टर इन लीड और तमाम सिविल और मिलिट्री कंपोनेंट्स उनकी सपोर्ट के लिए। NCOC जो फंक्शन करती है, ये डेली बेसिस पे मॉर्निंग सेशन होते हैं जिसमें की स्टेक होल्डर्स हैं वो डेली शामिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान से डाटा इकट्ठा होता है और तमाम कोविड इश्यूज़ को कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया जाता है और उनके ऊपर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जाती है और फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में प्रोविंसेस के साथ मिलकर और तमाम फेडरेटिंग यूनिट के साथ मिलकर
اس پہ ایکشن کیا جاتا ہے، اور ایک روبسٹ میکنزم ہے مانیٹرنگ کا جس کے تھرو جو ڈیسیشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ NCOC نے نہ صرف ادھر سیشن کیے بلکہ NCOC نے ریچ آؤٹ کیا ٹو پروونسز، اور ہر جگہ ہر فیڈریٹنگ یونٹ میں جا کے NCOC نے فارمل سیشنز کیے۔ سنجیدگی کا احساس ہوا اور کتنا بڑا مسئلہ ہے کرونا، اس کا احساس ہوا، کون سی SOPs ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے وہ احساس ہوا۔ ضرورت تھی اس وقت، کیونکہ پروونس اپنے طور پہ تو صرف پروونشل لیول تک ڈیسیشن لے سکتا تھا، لیکن پورے ملک کے لیول پر ڈیسیشن میکنگ کی ضرورت تھی۔ NCOC نے اس میں ہماری بہتر رہنمائی کی، ویڈیو لنک کے اوپر جو ہماری بات چیت ہوتی تھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، میٹنگ بیٹھتے تھے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کا ایک کوہرنس جو بنا، اس نے چیزوں کو ایک اچھی طرف لے گیا اور اس میں ایک اونرشپ بھی آئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر کے لیے جامع حکمت عملی وضع کی گئی۔ کافی کارآمد اور مفید وہ پلیٹ فارم بنا تاکہ اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز ہوتی تھیں، جو ہمارے ایکسپیرینسز تھے وہ ہم NCOC کو بتاتے تھے۔ بڑے مؤثر طریقے سے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جو طریقہ کار اپنایا، NCOC نے یہ فورم ہمیں مہیا کیا، میرا خیال ہے کہ آگے بھی ہم اسی کے مطابق چلتے رہیں گے۔ ایکسپیریمنٹ جو کیا گیا جو کامیاب بھی ثابت ہوا، اور یہ شاید پاکستان میں پہلے ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی۔ پہلے 100 دن مجھے یاد ہے جس دن ہوئے تھے اس دن وزیر اعظم بھی آئے تھے وہاں پہ، تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ 100 دن میں سے ایک دن بھی چھٹی نہیں کیا ہے یہ NCOC کی پوری ٹیم جو ہے۔ 100 میں سے 98 دن ہم لوگ بھی ملے تھے، ہفتے میں 7 دن ملتے تھے، صرف عید کے 2 دن ہم نے وہ میٹنگ نہیں کی تھی، لیکن ان 2 دن بھی جو ہے NCOC کی ٹیم کام کر رہی تھی۔ NCOC اس راہ پر چل نکلا تھا جس کی منزل وبا کی شکست تھی۔ اس سفر کا پہلا سنگ میل چلتی ہوئی سانسوں کو چلتے رکھنا تھا۔ ابتدائی دور میں چیلنجز اور مشکلات تھیں کہ یہ ڈیزیز جو ایک اربن ڈیزیز ہے، اس لیے اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ شہروں پہ پڑا، کہ وہ تمام تر انفارمیشن اور ڈیٹا جو ایک جگہ میں ہمیں چاہیے تھا اس کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ ہیومن ریسورس تھا، ان کی ٹریننگ تھی کہ یہ نہ ہو کہ بیڈز کم پڑ جائیں، یہ نہ ہو آکسیجن کم پڑ جائے، یہ نہ ہو وینٹیلیٹرز کم پڑ جائیں۔ جو پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی وہ بھی محدود تھی۔ ہمارے پاس تو وہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہی نہیں ہے۔ جب یورپ نہیں میچ کر سکے، امریکہ میچ نہیں کر سکا، تو پاکستان تو بہت دور ہے۔ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کہیں کولیپس نہ کر جائے۔ ایک لیب تھی جو 45 ٹیسٹ ایک دن میں کر سکتی تھی، وہ اسلام آباد بھیجنے اور پھر واپس منگانا، تقریباً ایک ٹیسٹ کے لیے ہفتہ۔ کوارڈینیشن جو تھی تمام صوبوں کے ساتھ، تاکہ سب کو ہر کوئی ایک پیج پہ ہو، ایک ہی طریقے سے ایکشن کر رہا ہو، یہ بھی ایک چیلنج تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کا بھی یہی طریقہ تھا کہ یہ ساری جو قوت ہے اس کو یکجا کیا جائے، اور وہی اس کا بنیادی رول تھا NCOC کا۔ لہٰذا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے NCOC نے ہنگامی بنیادوں پر ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرنا تھا۔ پہلے مرحلے میں کووڈ-19 ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا گیا۔ خالی ٹیسٹ کرنا نہیں، اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں جس میں کوالٹی ایشورنس بھی بہت بڑا اسپیکٹ ہے۔ تھرو آؤٹ دا کنٹری ایسے کنٹرولز اور میکنزم شروع کیے جس سے ان سے کوالٹی ایشورڈ رزلٹ نکل سکے، اور اس وقت آل اکراس دا کنٹری 180 سے اوپر لیبز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کٹس تھی وہ بھی ہمارے پاس بہت کم تعداد میں تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے NCOC نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور ہمیں انیشل انہوں نے کٹس دی۔ وہ ٹیسٹ جو ہم کر سکیں ان کی تعداد سینکڑوں سے لے کر ہزاروں تک بعد میں پہنچ گئی۔ NCOC کی استعداد کار میں اضافے کے لیے جو چیز سب سے ضروری تھی وہ قابل بھروسہ معلومات کی فراہمی تھی، جو IT کے شعبہ نے مہیا کی۔ ریسورسز مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے آن لائن اور براہ راست ملک بھر کے ہسپتالوں میں موجود سہولیات کی معلومات NCOC تک پہنچائی جاتی ہیں۔ سارے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ایک جگہ ہم اس ڈیٹا کو لانے کے قابل ہوئے۔ NCOC کوئی بھی تجویز دیتا تھا وہ سارا ڈیٹا سامنے رکھ کے دیا جاتا تھا، جس ڈیٹا میں آپ کا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ دونوں شامل ہوتے تھے۔ اسی ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں آکسیجن کی ضرورت کا بروقت اندازہ لگایا گیا۔ آکسیجن کی پیداوار کو 65% تک بڑھایا گیا۔ ڈریپ کی مدد سے کورونا سے متعلق ادویات کے حصول اور پیداوار میں بھی اضافہ کیا گیا۔ آج پاکستان میں کوئی میڈیسن جو کہ کووڈ ریلیٹڈ میڈیسن ہے وہ شارٹ نہیں ہے۔ NDMA کے تعاون سے ہنگامی بنیادوں پر بیرون ملک سے وینٹیلیٹرز درآمد کیے گئے۔ NRTC کے تعاون سے
खराब वेंटिलेटर्स को मुरम्मत के बाद काबिल इस्तेमाल बनाया। डिफेंस के जो इदारे हैं और हमारी जो मिनिस्ट्री के जो सिविल इंजीनियर्स, सिविल साइड के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने मिल के बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेंटिलेटर्स भी अपने जो हैं फिर बना लिए। और बिलाखिर NCOC की रहनुमाई में मुल्की सतह पर वेंटिलेटर्स तैयार किए जाने लगे। साथ साथ हमें चैलेंजेस थे इक्विपमेंट के, जो NCOC और NDMA की मदद से हमने उन चैलेंजेस को भी बड़े अच्छे तरीके से संभाला। पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी जो हमने कैपेसिटी को मैप किया, उनके अंदर ये तमाम जो सहूलियात हैं, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने NCOC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनके साथ लिंकेजेस हमने बिल्ड किए। लेकिन साथ साथ जो हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, वो स्कूल्स ले लिए, तो माइल्ड केसेस के लिए हमने उन स्कूलों को कन्वर्ट किया इनटू हॉस्पिटल फैसिलिटीज। मुल्क में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को पेश नजर रखते हुए टेम्परेरी फील्ड आइसोलेशन हॉस्पिटल्स और क्वारंटीन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। ये अस्पताल NCOC के साथ कोलैबोरेशन में चलता रहा है। कोविड के मरीजों की देखभाल के लिए इसमें 250 बेड्स हैं। अगर ये कैपेसिटी ना क्रिएट होती इन द फर्स्ट वेव, तो ड्यूरिंग आवर थर्ड वेव वी वुड हैव फेस्ड सिमिलर सिचुएशन एज इंडिया फेस्ड इन देयर मैसिव सेकेंड वेव। जो हमने पिछले 1.25 साल के अंदर ये मेहनत की थी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसका आज हमें फ़ायदा हुआ कि जब तीसरी वेव आई पेंडेमिक की और उसकी वजह से तादाद मरीजों की जो अस्पतालों में आ रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन किसी फील्ड हॉस्पिटल का इस्तेमाल किए बगैर हम उन सारे मरीजों को अपने अस्पतालों में अकोमोडेट किया और उनका इलाज भी कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो मेडिकल कैपेसिटी उसको बढ़ाया। NCOC का मुशाहिदा बता रहा था कि अस्पतालों में मरीजों का रश वबा को फैलने में मदद देगा, लिहाजा टेली हेल्थ का निजाम वज़ा किया गया, जिसके जरिए कोविड समेत हर तरह के मरीज घर बैठे एक फोन कॉल पर अपनी मर्ज के माहिर डॉक्टर से मशवरा कर सकते थे। NITB की मुआवनत से एक मोबाइल फोन ऐप तैयार की गई, जिसके जरिए आसानी के साथ ऐसे करीबी अस्पताल का पता लगाया जा सकता है जिसमें कोविड मरीज के लिए मतलूबा सहूलियात मौजूद हों। जून के महीने में मुझे आज भी याद है कि हमें एक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर की कॉल आई एट द एंड ऑफ द डे। आपकी ऐप को हमने यूज़ किया है आज सारा दिन, तकरीबन 120 लोगों की लाइव्स सेव की हैं कि उनको किसी वेंट की ज़रूरत थी, तो हम एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी ऐप यूज़ करते हुए नियरेस्ट हॉस्पिटल तक उनको ले गए जहाँ पे वो मास्क या वेंट अवेलेबल था। फिर एक और मरहला हेल्थ केयर स्टाफ की ट्रेनिंग का था कि टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट किट्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, कोरोना मरीज की निगहदाश्त कैसे करनी है, ऑक्सीजन की फराहमी को कैसे यकीनी बनाना है, और इस सब के साथ साथ हेल्थ केयर स्टाफ ने खुद को इस वबा से कैसे महफूज रखना है। ये सब किरदार हम सब ने अदा किया, लेकिन जाहिर है जो सबसे आगे खड़े होके इस वबा का मुकाबला कर रहे थे वो हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स थे। उनमें से कई जो हैं बेचारे वो चल बसे, वो खुद इस वबा का शिकार हो गए और वो हमारे साथ नहीं रहे, तो ख़ास तौर पे उनको तो सलूट जो है वो खुसूसी तौर पे करना चाहता हूँ। कुछ इस एफर्ट में ऐसी चीज़ें थीं जिसमें जिद्दत, टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल था जिसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मुहैया करनी शुरू कर दी, या कम से कम उनका आगाज़ हो गया जो पहले पाकिस्तान में मुहैया नहीं थी। NCOC और शामिल इदारों की शबाना रोज़ मेहनत से कोरोना को शिकस्त देती हुई डूबती सांसें तो बहाल हो गईं, मगर बेरोजगारी के आंगन में धूप जैसी फैलती भूख को शिकस्त देना अभी बाकी था। जो तरीक़ेकार दुनिया अपना रही थी उसमें लोगों का रोजगार भी मुतासर हो रहा था और बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा था, और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासर हुई, हमारी टैक्स और एक्सपेंडिचर जो है वो भी मुतासर हुए। सबसे अहम सीगा इसका वो ये था कि हम कैसे लोगों को इसकी जो सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसको कैसे बियर कराएं, उसको कैसे वो लोग उसको हैंडल कर सकें इस बीमारी के साथ साथ। जिस किसी को भी इस वक्त मुश्किल है, जिस किसी की मुलाजमत गई है, जिस किसी का रोज़गार मुतासिर हुआ है, जिसको ज़रूरत है उसके हाथ में कैश पहुंच सके,
1,50,00,000 گھرانوں میں ہم نے 12,000 روپے پاکستان کی تقریباً آدھے گھرانے جو ہیں ان کے ہاتھ میں اس بہت ہی مشکل وقت یہ کیش پہنچایا گیا. 12,000 پورا ہے. پریشان حال لوگوں کے لیے یہ احساس کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھا، مگر ملکی معیشت کو جس طوفان کا سامنا تھا اس سے بچنے کے لیے NCOC نے ایک مربوط حکمت عملی تیار کی. ہم نے فوڈ سپلائی اور میڈیسن کی جتنی سپلائی لائنز تھیں اور جتنی انڈسٹری تھی اور ریٹیل تھی اس کو ہم نے فوری طور پہ کھول دیا، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی چند ہفتوں بعد ہی 1-2 ہفتے بعد ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنا شروع کیا، کیونکہ وہ سب سے بڑا امپلائر ہے ہمارے ڈیلی ویجز کا. اور میں سمجھتا ہوں ان 2 اقدام سے ہم بہت بڑے ایک نقصان سے بچ گئے اکانومی کے اندر. لاک ڈاؤن برداشت کرنا پڑا کچھ انڈسٹریز کو، تو ہم مختلف پیکیجز سامنے لے کے آئے کہ وہ اپنی لیبر فورس کو ریٹین رکھیں. ہم نے پیرول فائنینسنگ پیکیجز انٹروڈیوس کیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے. 250 ارب سے زیادہ جو ہیں ٹیکسز کی ریفنڈ کی، کچھ 157 ارب روپے کے لونز مؤخر کیے، 50 ارب روپے چھوٹے جو کارخانے ہیں ان کے 3 ماہ کا جو بل تھا لاک ڈاؤن کے بعد وہ حکومت پاکستان نے ادا کیا. اور ان ساری اسکیم سے ملا کے کوئی 30 سے 40 لاکھ سے زیادہ کاروبار جو تھے پاکستان میں، زیادہ تر SMEs، انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. وبا کے پھیلاؤ میں کمی ہوتے ہی تیسرے مرحلے میں SOPs پر سختی سے عمل کی شرائط پر تمام کاروبار کھول دیے گئے. پوری دنیا میں شارٹیج ہو گئی تھی PPEs کی. انکریج کیا ایکسپورٹرز کو کہ وہ ری اورینٹ کریں. انٹرسٹ ریٹ کم اسی لیے کیا کیونکہ باقی ساری دنیا بند تھی اس کی انڈسٹری اور پاکستان کی انڈسٹری کھلی تھی، تو لوگوں نے اپنے آپ کو ری اورینٹ کیا. NCOC ان کا مین مقصد تھا کہ انڈسٹریز کے ساتھ سب کے ساتھ تعاون کرے کہ پالیسیز بنائے. الحمدللہ وہ پالیسیز کے تحت ابھی تو دنیا بھی ریکگنائز کرے کہ پاکستان کا مینجمنٹ بہت اچھا رہا ہے. And when the government took extremely proactive and aggressive monetary, fiscal and indeed social steps to help cope with the fallout from the pandemic, the Pakistan Stock Exchange did not stop trading for even a single minute throughout the lockdown period, unlike some of the other regional exchanges that had to shut down. وزیر اعظم کا ویژن تھا نا، اور جن کے ذہن کے اندر جو بالکل ایک کلیرٹی تھی کہ میں نے اپنے خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہے جو یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا، میں نے اس کے معاشی جو نقصان کا ہے اس کو بھی کم سے کم رکھنا ہے. یہ ایک بہت اہم چیز تھی جس کو ہمیشہ NCOC نے اپنے تمام جو ہم نے ڈیسیجن لیے، تمام فیصلے لیے، اس کے اندر ہمیشہ اس کو بنیادی طور پہ سامنے رکھا. ساری دنیا کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا تو سب سے زیادہ متاثر غریب لوگ ہوئے اس ملک کے. جس طرح امریکہ میں، جس طرح برازیل میں، جس طرح ہندوستان میں، امیر ترین ملک کے بھی غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس مشکل وقت سے بچایا. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق NCOC نے صحت اور معیشت کے الجھے ہوئے معاملات کو احسن طریقے سے سلجھا لیا. اس سلجھاؤ کے پیچھے جو سوچ اور حکمت عملی کار فرما تھی، جس کا مقصد ایسا لائحہ عمل تیار کرنا تھا جس سے وبا پھیلنے نہ پائے اور معیشت سکڑنے نہ پائے، وہ ہے نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز. اس میں کچھ اہم نئی چیزیں ہم نے شامل کی، اسٹریٹجیز بنائی جو دنیا میں اس وقت مانی جاتی ہیں، جن میں دنیا ان کو فالو کر رہی ہے. ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اینڈ کوارنٹین کا TTQ کا نظام جو کہتے ہیں، وہ ہم نے پاکستان کے اندر اپنی کنڈیشن میں موڈیفائی کر کے ٹیکنالوجی بہت ہیوی اس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. IDMS نے آن لائن ایسا نظام وضع کیا جس کے ذریعے ملک بھر کے تمام ہسپتالوں اور لیبارٹریز میں ٹیسٹ کی شرح، مریضوں کی تعداد اور اموات کی تعداد کا ڈیٹا براہ راست NCOC کو فراہم کیا. ان تمام لوگوں کی نشاندہی کی جا سکے جن کا پچھلے 7 دن کے اندر کووڈ پازیٹیو کیس سے رابطہ ہو، ان تمام لوگوں کے ٹیسٹ کیے جائیں اور ان کو کوارنٹین کیا جا سکے. آج تک تقریباً ہم نے 7 ملین سے زیادہ لوگوں کو ٹریس اور ٹیسٹ کیا ہے، جن میں سے 3,60,000 افراد کے اندر کرونا وائرس کی تشخیص کی جا چکی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤنز متعارف کروائے گئے. جتنے بھی لوگوں کے اندر کرونا وائرس کی تشخیص ہوتی ہے، ہماری ٹیمز ان تمام کیسز کو
रोज़ाना की बुनियाद पर जियो टैग करते हैं। यही वो डाटा है जो हमारी IT टीम्स हॉटस्पॉट्स मैप बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। NCOC की टीम्स रोज़ाना की बुनियाद पे इन हॉटस्पॉट्स मैप्स का तजिया करती हैं। NCOC की मुतारिफ करदा इस हिकमत अमली की मदद से बीमारी को बहुत तफसील और बारीक बीनी से जांचा गया और उसे सिर्फ मुतासिरा घरों तक महदूद कर दिया गया। उस वक्त एक बड़ी फ़ज़ा थी कि लॉकडाउन ना किया जाए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन भी मुतारफ़ कराया और हमारी आर्म फोर्सेस की एजेंसियों ने भी इस पे काम किया और जिस इलाके में इस वबा का ज़ोर ज़्यादा पाया गया वहाँ ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई और जहाँ इसका ज़्यादा ज़ोर नहीं था उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ और वहाँ ज़्यादा आम आदमी के लिए दुश्वारियाँ नहीं पैदा की गई। और मतलब जो हमारे पास गरीब दिहाड़ीदार तबका था, अल्लाह पाक ने उनका भी रिज़्क चलाए रखा। मुकम्मल बंद हो जाता तो सब ये दिहाड़ीदार तबका किधर जाता। इवन हम माइक्रो लेवल तक है कि आप एक मोहल्ले को सिर्फ बंद कर दें ताकि पूरा बाकी दूसरा मोहल्ले को तकलीफ ना हो, हमने इस हद तक गए। एक वक्त में मुझे याद है कि पाकिस्तान की सिर्फ 7% आबादी को लॉकडाउन करके हम 45% के करीब तकरीबन जो केसेस थे, एक्टिव केसेस कोरोना के, उनको कंटेन करने में कामयाब हुए। वबा के उतार चढ़ाव और फैलाव के रुझानात का तज्जिया करने के बाद NCOC के मॉडलर्स आने वाले दिनों में वबा की सूरत हाल की पेशीन गोई करते हैं, जिनको बुनियाद बनाकर NCOC आइंदा का लाया अमल तैयार करता है। तमाम शोबा ज़िंदगी के नुमाइंदा अरबाब इख्तियार की मुशावरत से SOPs तैयार किए गए। सूबाई हुकूमतों की इंतज़ामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी की मदद से इन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। हर स्टेक होल्डर को पूछा जाता था कि क्या समझते हैं कि जिससे बिजनेस भी चले और डिजीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकें। हमें डेली बेसिस के ऊपर, हर हफ्ते के ऊपर बनी बनाई एग्जैक्ट SOPs NCOC की तरफ से मिलती थी, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। इनडोर बंद किया रहा है, आउटडोर करते रहे हैं, फिर कभी पार्सल करते रहे हैं, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की गैबी मदद से हमारा किचन चलता रहा है। इंडिया में आप देख लें, उन्होंने नहीं किया, इस पे SOPs पे अमल नहीं किया, गवर्नमेंट के कहने पे नहीं चले, तो आज वो देख लें वो किन हालात में चल रहे हैं। मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया, जिसकी मदद से बीमारी के हवाले से सूबों और तमाम इदारों की कारकर्दगी को जांचा जाता है और उन्हें रहनुमाई मुहैया की जाती है। एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि वबा हमारे बॉर्डर्स के रास्ते से मुल्क में दाखिल ना हो, लिहाजा बॉर्डर मैनेजमेंट की हिकमत अमली तैयार की गई। पाकिस्तान में जो 19 पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स, जिसमें ग्राउंड लेवल की जो बाउंड्रीज़ हैं या समंदर के जो रास्ते हैं, इनके अंदर हमने रीइंफोर्समेंट की और ऐसे SOPs डेवलप किए कि बाहर से कोई भी शख्स बग़ैर स्क्रीनिंग के और बग़ैर टेस्ट के पाकिस्तान में ना आ सके। जैसे जैसे ये वबा पाकिस्तान में इवॉल्व हुई और इसमें चैलेंजेस का इजाफा हुआ, उसी तरह हमने अपनी हिकमत अमली जो थी उसको भी इवॉल्व किया। NCOC उन ममालिक का भी तयन करता है जहां वबा ख़ास हद से बढ़ रही हो और उन ममालिक से आमद व रफ्त को रोक दिया जाता है। सारा कुछ खोल दिया तो फिर जो यहाँ नुकसान होना था वो आज तक हम उसको मैनेज कर रहे होते। हमें ये मालूम था कि लोग उसमें कुछ एयरपोर्ट्स पे फंस गए। हर फैसला डेटा की बुनियाद पे था, कौन कब कैसे आ सकता है, क्योंकि तब सारी स्पेशल फ़्लाइट्स थी, आम जहाज़ तो चल नहीं रहे थे। अपने उन शहरियों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एक्सरसाइज लोगों को वापस लाने की गई, एक मरबूत हिकमत अमली बनाई और कामयाबी से लोगों को हम वापस लाए। रियासत को इस बात का भी इदराक है कि मजहब के साथ सब लोगों का एक नफ्सियाती और जज्बाती लगाव होता है, लिहाजा इबादत गाहों की बंदिश से हर मुमकिन इज्तनाब बरता गया। 20 नुकाती SOPs पे जो कि NCOC के हिदायत के मुताबिक थे और उलमा के मुशावरत के भी मुताबिक थे, उस पे उन्होंने कमिट किया। हाथों का धोना है और फासले पर खड़ा होना है। जब अगर आप उन पे एतमाद करते हैं और वो आप पे एतमाद कर जाते हैं तो इस मुल्क में कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। माह रमज़ान में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहां मस्जिदों को SOPs के साथ खुला रखा गया था। NCOC की हिदायत के तहत पूरे पाकिस्तान के गुरुद्वारे
SOPs के साथ खुले। लोगों ने आना कम कर दिया, होली, दिवाली, जन्माष्टमी। लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन इबादत का एहतमाम किया। लोगों ने घर पर रहकर अपने ख़ानदानों के साथ इबादत में शमूलियत इख्तियार की। अक़लियतों को भी ये एहसास हो गया कि हमें भी मशावरत और फैसला साजी में शामिल किया जा रहा है। वबा के इस दौर में एक और बड़ा मसला बच्चों की तालीम का था। और इम्तिहानात का जो मामला है उसको हमने उस पर गौर किया और उसके ऊपर हमने कुछ फैसले किए। इम्तिहानात अगर नहीं होंगे तो बच्चों को पास कैसे किया जाए, सब कुछ साथ मिला के हमने फैसले किए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो इम्तिहानात थे उनके बगैर उनको मौखर किया, बल्कि कैंसिल कर दिया और वहाँ पे बच्चों को एक मुतफ़िका फ़ैसले से प्रमोट किया। EIMS एक ऐसा निज़ाम है जो मुल्क भर के स्कूलों में असातिज़ा और तालिबे इल्मों की तादाद से NCOC को आगाह करता है ताकि ये फैसला किया जा सके कि इन स्कूलों में तालीम का मरहलावार सिलसिला कब और कैसे शुरू किया जा सकता है। NCOC और हुकूमत की इन तमाम काविशों और कामयाबियों के बावजूद एक बात तयशुदा है कि वो सफ़र जो 2020 में कोविड के पहले मरीज की शनाख्त से NCOC ने शुरू किया था, उसकी मंजिल पाकिस्तानी अवाम को इस वबा से मुकम्मल निजात दिलाना है। वैक्सीन जो है इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन विलिंगनेस और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन टू द लार्जर पब्लिक। पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज रही, लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर हमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सफिशेंट क्वांटिटी हमें मिल गई। पूरी की पूरी वैक्सीन के मुकम्मल ट्रायल्स इधर हुए, अप्रूवल इधर हुई और उसको एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ग्रांट की गई। हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वहाँ हमने भेजा, उलमा की उस कमेटी ने और कौंसिल ने उसने कहा कि इसमें कोई चीज़ काबिल एतराज़ और हराम नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी उतनी नहीं पाई गई जितनी बाकी दुनिया में थी। One of the most important preparations was to make sure to deploy our vaccines all across the country. This included cold chain maintenance, training, preparation. हमने इसका IT solution बनाया जिसको हम NIMS कहते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान का पहला डिजिटाइज इम्यूनाइजेशन सिस्टम है। बगैर इंसानी मदाखलत के एक फुली ऑटोमेटेड तरीके से हम वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर पाए। 1166 फ्री SMS सर्विस के जरिए तमाम शहरी वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इसके जवाब में उनको करीबी वैक्सीनेशन सेंटर का तयन कर दिया जाता है जहां से जाके वो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। हमें फ्यूचर में ये वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू करने पड़े तो ये सिस्टम वो भी कर सके। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से शामिल है पूरी दुनिया में जिन्होंने निहायत ही कम वक्त में कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट लॉन्च कर दिया। तो एक स्टेज ये आई कि जिसमें हम देख रहे थे कि लोगों का बढ़ रहा था हमारे सेंटर्स पे आना और वैक्सीन कम हो रही थी। NCOC की मीटिंग भी इसी तरह हो रही थी। ये प्रॉब्लम आ रही है और ये हमें आज के आज ही सोल्यूशन इसका चाहिए, वैक्सीन और चाहिए। तो ये इतना बेहतरीन नॉन ब्यूरोक्रेटिक तरीका था कि सुबह 10 बजे हमने एक चीज़ का कहा और शाम को 4:30 बजे 20,000 वैक्सीन वो जो है अरेंज करके और डिस्पैच कर दी गई। पाकिस्तान ने लोकली वैक्सीन बनाने की, जिसका हमने नाम पाक-वैक रखा है, उसकी एक सलाहियत हासिल कर ली है और हमारी इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 30 लाख खुराकें जो है वो एक मंथ में हम प्रोड्यूस करने के काबिल होंगी, जिसको आने वाले दिनों में और बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। इंशाअल्लाह दिसंबर 2021 तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीनेट करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसे हासिल करना NCOC का अज़्म है। निजात की मंजिल के इस सफ़र में NCOC को आवाम का एतमाद और साथ दरकार था। लिहाजा इस मकसद को हासिल करने के लिए एक मरबूत मीडिया पॉलिसी तैयार की गई, जिसका मकसद हुकूमती सिफारिशात, SOPs और वबा की बदलती हुई सूरत हाल की आगाही पहुंचाना था, ताकि हुकूमत और आवाम मिलकर इस वबा का मुकाबला कर सकें। covid.gov.pk एक ऐसी वेबसाइट है जो आम आवाम को मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल से मुताल्लिक
तमाम मालूमात और SOPs की आगाही फराहम करती है। रेडियो, टेलीविज़न, प्राइवेट चैनल्स, प्रिंट मीडिया, सब ने इस सारे SOPs की तशहीर की और एक ऐसी आगाही पैदा की अवाम में जिसमें कि वो अपने आप को महफूज भी रख सकें और जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी एक महदूद तरीके से लेकिन चलता रहे। उसकी इतनी पब्लिसिटी की जाती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई बहुत ज़्यादा इम्पेडिमेंट्स नहीं आते थे। और हमें भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता कि हम बार बार कस्टमर को बोले कि आप मास्क पहने, सैनिटाइज करें। पब्लिक मीडिया के थ्रू इतना आ गया था कि लोग कोविड की जितने भी SOPs थी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इन हालात में बहुत अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। मीडिया की मदद से NCOC और आवाम के दरमियान खुलूस का रिश्ता उस्तवार हुआ है। Compared to say a rich country, Pakistan had a pretty bad peak in Karachi, but now they look like Europe. Those numbers have come down. और आज मुझे खुशी है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन WHO एक्नॉलेज कर रही हैं, पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली की तारीफ हो रही है। Leadership has been strong in setting a vision, in mobilizing partners and resources to effectively respond to the pandemic. Pakistan classified as one of the best countries in the world that responded effectively to the pandemic, COVID-19 pandemic. मैं शुक्रगुजार हूँ खास तौर पे चीन का亲自领导 NCOC 的工作，每日披露相关疫情数据，确保抗疫工作公开透明，积极制定并监控防疫标准操作流程。在中国抗击疫情的最关键的时刻，巴基斯坦倾囊相助。巴基斯坦国内疫情爆发以后，政府、军队、地方、企业、社会组织一起上阵，持续不断地追加捐赠50万剂疫苗，可谓危难时刻显真情。I really appreciate the great effort done by NCOC. Both of us, UAE and Pakistan, work closely from the beginning, and I'm really happy to note that we successfully passed the third wave of coronavirus, and inshallah in the near future we will work more closely with each other to pass this very difficult time. I personally wrote a report about how NCOC functioned, how NCOC is effective in fighting against the COVID-19 back to Tokyo, so that the Japanese government also gets some lessons from the example of the NCOC. First of all, I should thank NCOC and Pakistani authorities. The struggle to fight against COVID in this country is remarkable and very successful. Because of their efforts, I myself feel quite secure and safe in Pakistan with regard to the pandemic. I have personally witnessed how our two countries are working together to prevent and relieve suffering. For more than a year, the United States has stood with Pakistan in its fight against COVID-19, and we will continue to do so. कोविड के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सरबुलंद और सुरखरू होने की तरफ गामजन है। दुनिया हमें सताइश भरी नजरों से देख रही है। पाकिस्तान की कामयाबियों का पूरे आलम में चर्चा है, मगर हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वक्त गवाही देता है। जब सब गलियां सुनसान हुई थी, जब सब आंखें वीरान हुई थी, उम्मीद
कोई एक रही थी। दुनिया तुमको देख रही थी। जब दुख के बादल छाए थे, ये वक्त गवाही देता है, तुम आए थे। पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड भी किया, पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया, हमने कोविड का मुकाबला किया, जबकि बराबर के ममालिक के अंदर लाखों अफराद इससे मुतासर हुए। इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमें उसने एक अच्छे रिज़ल्ट दिए, बल्कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में और बहुत सी चीज़ों में ये नेशनल इंटीग्रेशन की जो एक आला मिसाल NCOC ने कायम की, वो इंशाल्लाह बहुत आगे हमारे उसमें काम आई। कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पूरी रियासत की जो ताकत है वो वहाँ पर जमा हो गई और उसने फिर इस वबा का मुकाबला किया। यकजहती जिसमें ना लसानी चीज़ों को जहन में रखा गया, ना सियासी चीज़ों को जहन में रखा गया, ना इलाकाई चीज़ों को जहन में रखा गया। कायदे आज़म ने कहा था कि इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, इन तीन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए हम आजमाइशों का मुकाबला पहले भी करते रहें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, और हर आजमाइश के अंदर हम खैरात और यकजहती का मुजाहरा करते रहेंगे तो कोई आजमाइश हमारे लिए बड़ी नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आजमाइशों से भी हम बचे रहें, मगर बाहर सूरत कोई आजमाइश आएगी तो हम तैयार हैं। कोरोना का ये जो वेव है ये सबसे खतरनाक है। आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। देख रहा हूं कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा, और उसका बड़ा खतरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया, हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेजी से ना फैले। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। तो मैं सिर्फ आपसे आज अपने मुल्क की खातिर, अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खास ताकीद करता हूं कि ये जो सबसे आसान चीज है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं, खास तौर पे बंद कमरों में मास्क पहने, बसेस में बैठे, गाड़ियों में बैठे, जिधर भी पब्लिक हो मास्क जरूर पहने। इंसानों से तो सब लड़ते हैं, मगर अनदेखे दुश्मन से लड़कर तुम हमें महफूज बना रहे हो। कोविड का मुकाबला कैसे करना है, एहतियात के साथ कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, ये तुमने हमें सिखाया है। अद्वियात से लेके वैक्सीन की फ्राहमी तक तुमने दिहाड़ीदार मजदूरों का ख्याल रखा है। तुम्हारी हर काविश पर पूरी कौम तुम्हारी शुक्रगुजार है। तुम दम तोड़ती सांसों को फिर से बहाल कर रहे हो। वबा के मुश्किल दिनों में तुम हमारी जिंदगी की जमानत बन गए हो। अपनी जान खतरे में डालकर जिंदगी बचाना, ये हुनर कोई तुमसे सीखे। इस वबा के खिलाफ तुम्हारा इत्तेहाद पाकिस्तान का इत्तेहाद है। तुम्हारा शुक्रिया।